नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का चैप्टर नंबर 5.7, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अपने सातवें महाद्वीप को, जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। तो जानेंगे इस बुक में उन मोस्ट टाइम पे पॉइंट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। सो गाइज, ये वाला चैप्टर आपको मिलेगा पेज नंबर 171 में। जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 171। और जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है ये कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो का अंत तक अच्छे से देखिए, समझिए। अगर लगता है कि वीडियो लाइक के लिए डिजर्व करता है तो करिए, अदरवाइज प्लीज़ 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 मत करिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखते समय आपको पास में ये बुक होना बहुत ही अनिवार्य है। इस बुक को आप ऑफलाइन बाय करिए, ठीक है। और ये कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका, दिस इज़ कॉल्ड साउथ अमेरिका। सो गाइज, अब तक हमने जाना अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश थे, यूरोप में कितने देश थे, एशिया में और उत्तरी अमेरिका में देशों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, जब आपका दक्षिण अमेरिका है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो कुल देशों की संख्या है वो है आपकी कितनी, 12। इस बुक के ऊपर आप साइड में इस चीज़ को लिख लीजिएगा। जो कंटेंट नहीं दिया गया उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, और जो एग्जाम में पूछा गया है केवल वही फैक्ट मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत लिखवाने वाला हूँ। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये बात करी गई है क्या, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, नॉट जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का जो एरिया है कुल कितने वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन ये है, एग्जाम में वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 819000 वर्ग किलोमीटर। ये फिगर आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं पनामा नहर के बारे में। दोस्तों, पनामा नहर जो है, इसे पनामा नहर किसे, दक्षिण अमेरिका को, मतलब पनामा नहर इसे उत्तरी अमेरिका से तथा दक्षिण में ड्रैक पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। ये कंपैरिजन किया गया है दक्षिण अमेरिका का और उत्तरी अमेरिका के साथ में। ये कंपैरिजन किया गया है दक्षिण अमेरिका का अंटार्कटिका के साथ में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिरकार वो कौन सी नहर है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से सेपरेट करती है, मतलब कि अलग करती है, विभाजित करती है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य कौन सी नहर स्थित है। दोस्तों, ये आपकी नहर है पनामा नहर। अब बात करते हैं कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड की क्या डिमांड है। जिस आप बोर्ड मतलब यूपीएससी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी या फिर किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी क्या डिमांड है। अगर आप उसकी डिमांड को फुलफिल कर जाते हो तो एग्जाम क्रैक होगा। सिंपल सी कहानी इतनी सी है। दोस्तों, पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था ये हुआ था 1914 में, 1914 में। ये भी आपको इस बुक के साइड में लिख लेना है। अलग से आपको अलग से A4 पेज पे पेन डाउन करने की आवश्यकता नहीं। जो भी किलम काटी काटनी है बुक्स के ऊपर काटनी है, क्योंकि जब रिवीजन करोगे सीधे बुक में से करोगे, सभी फैक्ट आपकी आंखों के सामने आते रहेंगे तो रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा। इससे रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में जाओगे तो ही एग्जाम क्रैक है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बोले तो जेन्युइन कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि दक्षिण अमेरिका के बारे में कौन कौन से पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो दक्षिण अमेरिका का जो सर्वोच्च बिंदु है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, माउंट एकांकागुआ। इसकी हाइट कुल कितनी है, 6960 मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि वर्ल्ड का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। मोस्ट 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 टाइम पे फैक्ट है, स्टार लगाइए इस बुक के इस पॉइंट के आगे। वर्ल्ड का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, कोटोपैक्सी। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है एडिस पर्वत पर। दोस्तों, वर्ल्ड की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जो झील स्थित है इसको बोलते हैं क्या, टिटिकाका झील। ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगी पेरू पर। पेरू के पास में एक वॉल्विया स्थान है, तो वॉल्विया सीमा पर यह स्थित है। अब इस चीज़ को आप मैप ओपन करके टैली करिए। ज्योग्राफी पढ़ते समय आपके पास में मैप ना हो तो ये पढ़ाई के साथ नाइंसाफ़ी है, आपके सिलेक्शन के साथ नाइंसाफ़ी है। सिलेक्शन नहीं मतलब कह सकते हो आप एक तरह से। तो मैप तो आपके पास में होगा, जो भी मैप है मैं किसी को रेफर नहीं करूँगा कि आपको यही मैप होना चाहिए। कोई भी मैप हो किसी पब्लिकेशंस का ओपन करिए और टैली करिए। देखिए, या तो अभी आप टाइम लगाओ तरीके से पढ़ने के लिए, या फिर 4-5 साल ऐसे घसीट दो अपने अकॉर्डिंग पढ़ करके। सिलेक्शन उस टाइम पे तो नहीं होगा, डायरेक्शन को बस में नहीं है, तो प्रॉपर आपको कंटेंट मिल नहीं पा रहा है कहीं से भी, क्योंकि आप चाहते नहीं है कंटेंट आपको मिले। अगर मिल भी रहा है तो उसको इग्नोर मारोगे,
तो फिलहाल जिसको वास्तव में जॉब की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट बुक के ऊपर, मैप के ऊपर और टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डाटा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये क्योंकि कैरियर काउंसलिंग वाली क्लास है भी नहीं, ना मैं इसको बनाऊंगा फिलहाल, अभी हम इस बुक को पूरा कर रहे हैं तो करते रहते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आपका फैसला, आपको कब से स्टार्ट करना पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका के उत्तर की साइड कौन सा सागर स्थित है, ये आपका कैरिबियन सागर है। और उत्तर पूर्व में कौन सा महासागर है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। और दक्षिण पूर्व में कौन सा महासागर है, ये आपका है दक्षिण अटलांटिक महासागर। पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में आपका है प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे जो बच्चे हमारे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो मुझको ये बताएंगे कि एस आकार की आकृति कौन से महासागर की है और त्रिभुज आकार की आकृति कौन से महासागर की है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने, जब डिस्कस किया था उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो ऐसी महासागर का जिक्र हमने वहाँ पे किया था। याद करिए और भेजिए आंसर। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर व कोलंबिया को इंडियन देश कहा जाता है, ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। दोस्तों इसको इंडियन देश इसलिए कहते हैं कि जो मैक्सिमम जो हमारा रिलेशनशिप है व्यापार को लेकर के वो इन्हीं देशों के साथ सबसे अधिक है, तो इसको इंडियन देशों का दर्जा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। 2005 में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी आपस में हम लोगों के बीच में कि हम इतना व्यापार आपस में पक्का करेंगे हर साल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी उन्नति में और हमारी उन्नति में आपस में हम दोनों का एक दूसरे का योगदान बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। या फिर हम कह सकते हैं कि 1956 में भी एक्चुअली एक संधि हुई थी, सच कहूँ तो 1956 में चिली भारत के साथ में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बना था, चिली बना था। उसके बाद ये सभी देश आते गए लगातार, पेरू जुड़ा, फिर बोलिविया जुड़ा, फिर इक्वाडोर जुड़ा, फिर कोलंबिया जुड़ा। तो इसलिए इन सभी को बोला गया इंडियन देश। ये कहीं ना कहीं इंडियन देश पर डिपेंड है और हम भी इन पे डिपेंड है कहीं ना कहीं, तो व्यापार समझौता काफ़ी स्ट्रांग था, इसलिए इनको बोला गया इंडियन देश। बाकी बात करते हैं आगे, रेड इंडियन। दोस्तों रेड इंडियन क्या होते हैं, रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं खुद को भारतीय है ना, तो वैसे दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उनको बोलते हैं रेड इंडियन। अर्जेंटीना के बारे में अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास का मैदान फैला हुआ है और इस घास के मैदान को बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं, पंपास। और ये संसार का काफ़ी उपजाऊ घास भूमियों में से एक है और यहाँ पर इस क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखिएगा कि जो गेहूं होता है, जो आपने लाइफ में देखा होगा, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है, बताओ। पॉज करिए वीडियो को, और जो लगातार हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं मैं उनको बार बार टोकूंगा नहीं, उनको तो आंसर भेजना है। और जो बच्चे नए हैं ना, वो थोड़ा सा कष्ट करिए, याद है तो भेज दीजिए, नहीं याद तो इसको आप लोग इस बुक के साइड में लिख लीजिएगा और फटाफट से मार्केट से जाके बुक को ले ही आओ यार। जब पढ़े तो तरीके से पढ़े ना, क्यों पढ़ाई के नाम पे घास काटे, दिखावा क्यों करें। दोस्तों गेहूं को बोलते हैं टीटिकम स्पेसीज। क्या बोलते हैं, टीटिकम स्पेसीज। और गेहूं के लिए, ठीक है, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है और उसको सर्वोत्तम तापमान कितना चाहिए होता है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बार बार वही बात रिपीट करके वीडियो की लेंथ में इंक्रीज नहीं करने वाला। समय सबका कीमती है, आपका मेरा सबका। दोस्तों अमेजन नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अमेजन नदी बेसिन में विषुवतीय वर्षा वन को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं सेलवास। क्या बोलते हैं, इसको सेलवास बोलते हैं। तो अमेजन नदी की लंबाई, नील नदी की लंबाई, यांग टिसिकियांग की लंबाई, इसके अलावा पूर्वी प्रवाह वाली 4 रिवर और पश्चिमी प्रवाह वाली जो 5 रिवर डिस्कस करिए उन सबकी लेंथ आप मुझे लिख के भेजो। देखिए कमेंट करने से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सभी डाटा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। अगर कोई यमराज भी आपके आपसे पूछेगा रात को अगर कि बता इसका आंसर क्या है, तो बता सको। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं बार बार ये चीज़ आपसे रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर भेजो, इसका आंसर भेजो। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर कि जो वालसा है, वालसा एक्चुअली संसार की सबसे हल्की लकड़ी होती है। सबसे हल्का वुड क्या पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वालसा। जैसे जो क्रिकेट आप खेलते होंगे या क्रिकेट आपने देखा होगा तो उसमें जो बैट होता है, बैट कौन सी लकड़ी का बना होता है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही उसको बोलते हैं एक्चुअली वीलो लकड़ी, वीलो, VILLO। वो बनता है बैट आपका वीलो लकड़ी का, काफ़ी बेस्ट लकड़ी होती है बैट के लिए। बट जो नाव बनाने के लिए प्रयोग होती है लकड़ी, वो जितनी हल्की होगी वो उतनी अच्छी मानी जाती है, तो उसको बोलते हैं वालसा लकड़ी। ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर संसार में कहवा के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं और यहाँ की लाल मिट्टी जिसे बोलते हैं टेरा रोसा कहवा की खेती के लिए काफ़ी सर्वोत्तम मानी जाती है।
कहवा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है? तो ये होती है लाल मिट्टी। और मृदा अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये होती है आपकी इसकी संख्या टोटल 8 प्रकार की मिट्टी भारत के क्षेत्र पर पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो कपास होती है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है काली मिट्टी, काफ और काली मिट्टी, काफ और कपास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्राज़ील ब्राज़ील कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और इसे कहवे का घर भी कहा जाता है। तो कहवे का घर ये उपनाम किस देश का है? सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्राज़ील। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दक्षिण अमेरिका को। ठीक है। और दोस्तों आपको ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो हम ब्राज़ील ब्राज़ील लगातार यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर ना आपको फेजेंडा के बारे में बता देना चाहिए शायद। चलो रहने दो, उसको एक काम करो। अच्छा, फेजेंडा जो है ना, ये ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। फेजेंडा ऐसा स्थान है जहाँ पर रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्राज़ील में होगा। और इंडिया में क्या हो जाएगा? इंडिया में आपका हो जाएगा केरला स्टेट। केरल में क्या होता है? रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये भी आपको पेन डाउन साइड में कर लेना है। सर कितना लिखेंगे छोटी सी बुक के अंदर? बेटा देखिए कैसे कैसे लोग नोट्स बनाते हैं, बुक में छोटा छोटा लिखने का प्रयास करिए। भैया रिवीजन करोगे तो पढ़ तो पाओगे अपनी राइटिंग। इतना तो कम से कम आपको अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि खुद का लिखा हुआ पढ़ सको। कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा कटाक्ष कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ कटाक्ष को आप लोग नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में ले सकते हो। देखो गेहूं की चंदावर पेटी जिसको बोलते हैं वेट कॉन्सेंट, ये अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर अर्जेंटीना में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अमेरिका के बारे में आपको ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका का जो उष्ण मरुस्थलीय है वो कहाँ पर है? पेंटागोनिया है। कौन सा है? पेंटागोनिया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, जो उसमें शायद नहीं दिया गया इस बुक में। कोई बात नहीं बेटा, नहीं दिया गया तो हर एक बुक में, एक ही बुक में आपको सभी कंटेंट कभी नहीं मिलता है। आपको मल्टीपल बुक को बाय करके मल्टीपल रेफरेंस से आपको अपना ज्ञान अर्जित करना होता है। या तो हो बहुत कुछ हो वरना कुछ ना हो, ये भी गलत है ना। कुछ तो आपको मिल रहा है इस बुक में, बल्कि बहुत कुछ मिल रहा है। ये आपका बुक्स कम से कम वनडे एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकती है। बाकी ज़्यादा हम तारीफ नहीं करेंगे, कुछ लोग इस चीज़ को कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में ना ले जाएं। पक्का पैसा मिला होगा बंदे को तभी बना रहा है ये वीडियो, ना ये ऐड लगा रखा है बंदे ने वीडियो पर। दाल में कुछ काला है तो आप काला ही ढूंढिए दालों के अंदर, सिलेक्शन लेने वाला सिलेक्शन ले जाएगा। हो सकता है कोई पड़ोसी पढ़ रहा हो और आप केवल यहाँ पर कीलम काटी काट रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं। एक्चुअली नुक्स निकालना भी कभी कभी इंसान का एक संस्कार बन जाता है कि हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना है उसको। तो वो अप्रोच है, आप क्या अप्रोच ढूंढना चाहते हैं वो आपका डिसीजन है। दोस्तों अब बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जो नगरीकृत देश है वो कौन सा है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो बोलोगे उरुग्वे। कौन सा बोलोगे? उरुग्वे बोलोगे। राइट। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपका ये क्या नाम था, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश विस्तार होता है ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अब जो मैंने आपको इस वीडियो में आज बताया अभी, सबसे पहले तो आप मुझे इसका एरिया कितने वर्ग किलोमीटर है ये लिख के भेजोगे दक्षिण अमेरिका का। उसके बाद आप मुझे लिख के भेजोगे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सभी में देशों की संख्या कितनी है ये आप मुझे लिख के भेजोगे। और इसके अलावा इन सभी का एरिया कुल कितने वर्ग किलोमीटर ये लिख के भेजोगे। इसके अलावा कोई जानकारी जो दक्षिण अमेरिका से संबंधित मिस हो गई हो या रह चुकी हो वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बट उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो कमेंट भी कई बार देख लेते हैं, तो उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कमेंट के माध्यम से प्राप्त हो सके। ठीक है। अब देखिए आप वीडियो को लाइक करना है डिसलाइक करना है वो आपकी मर्जी है। और जिस बच्चा डिसलाइक करेगा उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हो सकता है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों महाद्वीप आप पूरे हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा होगा आर्थिक भूगोल। इसमें हम कवर करेंगे विश्व कृषि को। धन्यवाद।